नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कांग्रेस में अध्यक्ष पद की फाइनल रेस करीब करीब अब तय हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में अब सीधा मुकाबला है। दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत के बैकफुट पर जाने से कांग्रेस का ये मैच पूरी तरह से अब फिक्स हो गया। आज अध्यक्ष पद के नामांकन के आखिरी दिन दोनों नेताओं ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहन किए और नॉमिनेशन भरने के लिए वो खुद यहाँ पर रहे। इसीलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और मेरे लिए जो सभी डेलीगेट्स, लीडर्स, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण जो प्रोत्साहन किए और इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए मुझे जो सहकार मिला उनको, इसलिए उनका फिर एक बार मैं आभारी हूँ। खासकर जो खुद यहाँ पर आकर AICC ऑफिस में वो मेरे नामांकन भरे, प्रपोज किए, सेकंड किए, तो इसीलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। आगे इलेक्शन चलेगी। 17 तारीख अगर वोटिंग होगी तो 17 तारीख और 17 तारीख रिजल्ट्स जो आएंगे वो देखा जाएगा। और मैं आपके ओर से, सभी मीडिया के ओर से भी या सभी नेताओं के ओर से भी मैं यही अपील करूंगा, सारे हमारे डेलीगेट्स जो वोटर्स हैं वो मेरे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत बनाकर मुझे जिताएंगे। खड़गे साहब तो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहा है लोकसभा में, अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राज्यसभा में। वो हमारे पार्टी के अंदर वैसे भी मेरे ख्याल में अगर आप एक टॉप 3 के बारे में सोचेंगे तो ये तीनों में एक जरूर खड़गे साहब ही है। तो मेरे ख्याल में वो तो जैसे पार्टी चला अब तक चला है, मेरे ख्याल में ऐसे ही वो आगे लेना चाहेंगे। वो कैंडिडेट ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाएगा। मैं इस किस्म का काम संगठन में नहीं किए हैं। मैं जो कर रहा हूं आजकल, मैं एक अलग किस्म की सोच पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने रखना चाहता हूं और ये है ये पत्रिका। आप पढ़ के देख लीजिए कि क्या क्या है मेरे आइडियाज डिटेल में, और मैं उनके साथ चर्चा करके तय करेंगे। तो 17 अक्टूबर को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी, फिर उसके बाद काउंटिंग। लेकिन इलेक्शन टीम की अगर बात करें, ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कौन कौन इलेक्शन टीम में। कांग्रेस की इलेक्शन टीम कौन? मधुसूदन मिस्त्री, जिनका नाम सामने आपने देखा जब नामांकन किया जा रहा था, वहां पर भी वो मौजूद थे। अरविंदर सिंह लवली, इनका भी नाम है इलेक्शन टीम में। वही अगर बात करें आगे कौन है इस टीम में, तो राजेश मिश्रा, ये वो चेहरा है जो इलेक्शन टीम का हिस्सा है कांग्रेस की तरफ से। आगे कतारें देखिए थोड़ी लंबी है। कृष्णा बायरे गौड़ा, ये भी है कांग्रेस की इलेक्शन टीम में। ये वो बड़े और दिग्गज चेहरे जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। ज्योति मनी और सिन्नी मलाई, इनका भी नाम है। वहीं अगर बात करें, देखिए हर 5 साल में ये चुनाव किया जाता है ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कैसे कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। हर 5 साल में चुनाव। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये
अहम जिम्मेदारी होती है चुनाव कराने की। आगे देखिए किस तरह से सिलसिला ये चलता है। पीसीसी के 9000 से ज्यादा सदस्य जो इसमें आकर वोटिंग करते हैं, उसके बाद तय होता है कि आखिर कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष। सहमति ना बनने पर चुनाव जो है वो कराया जाता है, ये भी कहा जा रहा है। जिस तरह से दो चेहरे इस बार हैं, शशि थरूर और एक तरफ है मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रत्याशी बनने के लिए कम से कम 10 डेलीगेट्स का देखिए वहां पर सामने आना होता है। इस बार 17 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी। 19 अक्टूबर वो दिन जिस दिन काउंटिंग होगी। पीसीसी के सभी सदस्य वोट डालेंगे जब ये चुनाव की प्रक्रिया कराई जाएगी। ये तो रहा कि आखिर कैसे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है, लेकिन 19 अक्टूबर को सभी वोटों की गिनती होगी, काउंटिंग होगी और तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर कौन होगा। 19 अक्टूबर की शाम तक कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। तो तैयारियां लगातार इसकी हो रही है। वही अगर बात करें, उमर इलियासी को मिली जान से मारने की धमकी। अब उमर इलियासी को फोन पर यह धमकी दी गई है। बड़ी खबर, इलियासी को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने पर यह धमकी मिली थी। वहीं इलियासी ने पीएफआई पर बैन का भी समर्थन किया था। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उमर इलियासी को फोन पर धमकी मिली है। इलियासी को सर तन से जुदा करने की धमकी है। धमकी क्यों मिली ये भी आप जाने। मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने पर यह धमकी मिली है इलियासी को। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएफआई पर बैन को लेकर भी इन्होंने समर्थन किया था। मोहन भागवत को इन्होंने राष्ट्रपिता कह दिया, उस पर यह धमकी मिली। इलियासी को सर तन से जुदा करने की धमकी। कैसे नहीं रहूंगा, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तुम आपके पीछे जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो सब मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने आपसे बोल दिया ना कि मैंने राष्ट्रपिता बोला है। मैं वापस नहीं लूंगा शब्द। वापस लेना, आप अगर वापस नहीं लोगे तो ये आंदोलन होगी कि आपके पीछे आंदोलन करो मेरे खिलाफ साजिश रचो। कहां से करो मुझे नहीं मालूम। आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। नहीं है, आप कितना एहतियाती नहीं है। आप मुझे सुनिए, बन गए हो आप। मैं 2 टके का हूं या मैं क्या हूं? मैं खराब इंसान हूं। आरएसएस के पालतू हो आप। मैं आरएसएस का पालतू हूं। मैं आरएसएस का पालतू हूं या किसका पालतू हूं या देश का पालतू हूं? मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कुत्ते के पट्टे बांधे आरएसएस ने। आप मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। कहाँ रहते हैं आप? मैं कलकत्ता में रहता हूँ। आप कलकत्ता में रहते हैं? कहाँ रहते हैं कलकत्ता में? वहीं केरल में गिरफ्तार पीएफआई नेताओं को एनआईए कस्टडी में लिया गया। 11 पीएफआई नेताओं को 20 दिन की एनआईए कस्टडी। कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक एनआईए रिमांड पर भेजा है। केरल में पीएफआई के दफ्तर को भी सील किया गया है। केरल में पीएफआई दफ्तर को सील किया गया। 11 पीएफआई नेताओं को 20 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेजा गया, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पीएफआई के कई ऐसे राज हैं जो बेपर्दा हो रहे हैं लगातार पूछताछ में। आज तो कई ऐसी बातें सामने आई जब लखनऊ में टीम वहां पर जांच कर रही थी। आगे निकाय चुनाव में भी उतरने की इनकी प्लानिंग थी और कई ऐसे स्लीपर सेल इनके जो कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहते थे। 21 अक्टूबर तक एनआईए रिमांड पर भेजा गया कोर्ट की तरफ से। 11 पीएफआई नेताओं को 20 दिन की एनआईए कस्टडी। तो देखिए केरल में पीएफआई के दफ्तर को भी सील किया गया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई ऐसे दफ्तर है जहां पर ताले लगाए गए। दिल्ली की हम बात करें, लखनऊ की हम बात करें, कर्नाटक की हम बात करें, केरल की हम बात करें या राजस्थान में भी कई जगहों पर आलम यही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक एनआईए की रिमांड पर भेजा है। वहीं पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर है। इस दौरान अहमदाबाद से गांधीनगर जाते वक्त पीएम मोदी ने एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपने काफिलों को रुकवा दिया, जिससे कि एम्बुलेंस को जाने में कोई परेशानी ना हो। तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। यह पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला था, लेकिन उसी दौरान एक एम्बुलेंस को रास्ता देना था तो पीएम मोदी ने अपने काफिले को रुकवाया और फिर उसके बाद उस एम्बुलेंस को पीएम ने रास्ता दिया।
ये तस्वीरें काफ़ी अहम हो जाती हैं, क्योंकि आप भी जब कभी देखें कि आपके पीछे कोई एम्बुलेंस है जिसको जाना है हॉस्पिटल तक, तो आप भी उसको रास्ता दें, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है। अहमदाबाद से गांधीनगर जब पीएम का काफिला जा रहा तो उस दौरान की ये तस्वीरें। वहीं आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रामपुर के अजीम नगर थाने में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और दोनों पर रामपुर नगर पालिका की सफाई मशीन चोरी का आरोप लगा था। हाईकोर्ट में बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इमानुल्लाह ने बहस की, जिसके बाद कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी पर स्टे देते हुए यूपी सरकार को नोटिस अब जारी किया है। चोरी के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जिस तरह से कहा गया कि कई किताबें ऐसी और मशीनें भी जो आजम खान के जो कई ऐसे ठिकाने वहां पर जमीन के नीचे धंसे हुए मिले थे, उसके बाद जमकर सियासत भी गरमाई थी। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट से रोक लगाई गई और एक बड़ी राहत मिली आजम खान और उनके बेटे को। स्टे लगाया गया, रोक लगाया गया गिरफ्तारी पर, आगे की कार्रवाई पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर फिलहाल अब रोक लगाई। आजम खान और उनके बेटे को राहत मिली है। आजम खान आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से लगातार इसी तरह से आरोपों में घिरे हुए देखे गए। कुछ दिन पहले जेल से बाहर आए और चुनावी माहौल में भी जब सवाल होता था आजम खान पर, तो आपने देखा होगा किस तरह से सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू होता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी फिलहाल रोक लगाई और आगे क्या मुश्किलें कम होंगी, क्योंकि आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती। एक मामला भी ठंडे बस्ते में जाता ही है कि तब तक अगली बार कुछ और तस्वीरें सामने आती हैं आजम खान से जुड़ी हुई। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आतंकियों के पास से भारी संख्या में हथियार भी जब्त किए गए। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से भारी संख्या में हथियार भी जब्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लगातार आतंकी गतिविधियां, लेकिन सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है कि कैसे आतंकियों का घाटी में से सफाया किया जाए, कैसे इनको यहां से खदेड़ा जाए और कैसे इन्हें बताया जाए कि अब यहां पर आपकी नहीं चलने वाली। लेकिन इसके बावजूद नापाक मंसूबों में कामयाब होने के लिए आतंकी सीमा के अंदर दाखिल होते हैं। फिर सेना जब सर्च ऑपरेशन करती है तो मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से जब फायरिंग होती है तो हालात ऐसे ही बनते हैं। कभी हमारे सेना के जवान जो शहीद हो जाते हैं, या तो फिर आतंकी या मौत को गले लगाते हैं, या फिर उनकी ही मौत हो जाती। कुछ यहां पर भी वही हुआ। 2 आतंकी एनकाउंटर में मारे गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं कानपुर में प्राइवेट हॉस्टल में छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस आरोप में हॉस्टल संचालक मनोज पांडे और महिला वार्डन और आरोपी सफाई कर्मी पर आईपीसी की धारा 354, षड्यंत्र करना 120 बी आईटी एक्ट के अलावा अन्य 3 धाराओं में थाना रावतपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया और इसी को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता राहुल ने निजी हॉस्टल का जायजा भी लिया है। देखिए आप। चंडीगढ़ के मोहाली में हुए एमएमएस कांड के बाद अब वही घटना कानपुर में भी दोहराने की कोशिश करी गई। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम लोग कानपुर के काकादेव स्थित
इस साई निवास गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़े हुए हैं। कल एक छात्रा ने इस हॉस्टल के जो सफाई कर्मी हैं उसके ऊपर एक आरोप लगाया था कि जिस वक्त वो छात्रा इस हॉस्टल के बाथरूम में नहा रही थी तो दरवाजे के नीचे से किसी सफाई कर्मी का किसी ने वीडियो बनाते हुए किसी को उसने देखा था, जिसके बाद वो चिल्लाई और चिल्लाने के बाद उसने देखा कि कोई उसका वीडियो बना रहा था, जिसके बाद उसने तत्काल अपने वार्डन से इस चीज़ की शिकायत करी तो वार्डन ने उसकी एक ना सुनी और उसके बाद उसने जो हॉस्टल संचालक हैं उनसे भी शिकायत करी, लेकिन उसने भी उनकी एक ना सुनी और कहा कि मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता हूं। लेकिन जिस तरीके से फिर छात्रा ने डायल 100 पे सूचना करी, पुलिस आई और जिसमें यह खुलासा निकल के सामने आया कि जो इस हॉस्टल का सफाई कर्मी था जिसका नाम ऋषि था, वो उस लड़की का नहाते वक्त वीडियो बना रहा था। जी हाँ, जिस तरीके से चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले घटना हुई और लड़कियों का एमएमएस बना के वायरल किया गया, वही घटना कानपुर में भी दोहराने की कोशिश करी जा रही थी। हालांकि पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली तत्काल एक्शन लेते हुए उस जो अपराधी था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन कई बड़े खुलासे होने की आशंकाएं। हालांकि आला अधिकारी अभी चुप्पी साधे हुए हैं और उनका साफ कहना है कि बड़ा ही सेंसिटिव मामला है, इस पे हम अभी कुछ अवगत नहीं करा सकते। कैमरामैन मोहम्मद सानू के साथ राहुल भदौरिया, न्यूज इंडिया, कानपुर। वहीं पीएफआई पर बैन के बाद जुमे की नमाज को लेकर खास सतर्कता बरती गई। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पूरी नजर है। और लखनऊ से देखिए हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा की ये रिपोर्ट। पीएफआई पर बैन के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आने वाले त्यौहार और जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज जुमे की नमाज है और इस समय हम टीले वाली मस्जिद के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर भारी संख्या में जो नमाजी हैं वो आते हैं। अलर्ट घोषित किया गया है। केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसने यहाँ की पुलिस प्रशासन को पूरे उत्तर प्रदेश में चेताया है कि कहीं किसी भी तरह का कोई बवाल ना हो, इसके लिए पहले से ही सतर्क रहें। लिहाजा जांच एजेंसियों के साथ साथ पुलिसकर्मी और खुफिया तंत्र के लोग भी इस समय अलर्ट हैं, किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। ये देखिए यहाँ पर टीले वाली मस्जिद के बाहर किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। साथ ही साथ जो आरएएफ के जवान हैं वो लगाए गए हैं। सादी वर्दी में तमाम जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं वो यहाँ पर हैं और साथ ही साथ जो शरारती तत्व हैं उन पर नज़र रखी गई है। आप देखिए ये सड़क का ट्रैफिक है जो इस समय पूरी तरह से सुचारू रूप से इस समय स्वचालित है, चल रहा है और यहाँ पर अब जुमे की नमाज का वक्त हो गया है। नमाजी जो हैं वो धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं। किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था कर रहा है, ये तमाम आप देखिए ये फोर्सेस के लोग तैनात हैं और सुबह से ही यहाँ पर तमाम जो पुलिस के जवान हैं, खुफिया एजेंसियों के लोग हैं, वो सभी यहाँ पर लगे हुए हैं। इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं और क्या यहाँ पर इस समय व्यवस्था है? नव दुर्गा पूजा नवरात्र चल रहा है। साथ ही साथ आज जुमे की नमाज भी है और सभी जगह समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। कुछ जगह ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए लगाए गए हैं, तो हर जगह पुलिस व्यवस्था की गई है और सतर्कता बरती जा रही है। ये थे हमारे साथ पुलिस के अधिकारी जिनका कहना है कि इस जुमे की नमाज के साथ साथ जो आने वाले वक्त में त्यौहार आने हैं उसको भी लेकर अलर्ट घोषित है, लेकिन आज खास तौर पर जुमे की नमाज को लेकर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था राजधानी लखनऊ में की गई है। कैमरामैन हरिराम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वहीं पीएफआई संगठन पर बैन लगने के बाद यूपी में अलर्ट अब जारी कर दिया गया, जिसके बाद सहारनपुर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसएसपी विपिन ताड़ा ने कहा कि इसमें हमने सभी पक्षों से बात भी की, फिर भी एहतियात के तौर पर सभी पुलिसकर्मी फील्ड में ही रहेंगे। अलर्ट मोड पर सुरक्षाकर्मी, पुलिस प्रशासन सब। सहारनपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल। वहीं नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में आज एक बार फिर बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया। कई घंटे तक चले ड्रामे के बाद प्राधिकरण का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चला। बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के घर की तरह दूसरों के 16 अवैध निर्माण को भी ढहा दिया गया।
प्रशासन की कार्रवाई पर श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। भी लीगल था, बाकी के लोगों का भी लीगल है, लेकिन अगर कार्रवाई हमारे साथ उस तरह से की गई तो बाकी के सभी के साथ भी वैसे ही कार्रवाई की जाए। अब आपका क्या कहना है? अथॉरिटी की टीम अंदर है कि सबका ढाया जाए जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है? देखो, मेरा मानना ये है कि अथॉरिटी जो भी करेगी वो मान्य होगा, लेकिन मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल भी कि मेरा तोड़ा गया है तो बाकी के लोगों का भी तोड़ा जाए, क्योंकि एक घर को तोड़ने के बाद कितनी परेशानी होती है, कितना दुख होता है, वह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपने मीडिया साझा किया था कि यदि मेरा तोड़ा गया है दूसरे का भी तोड़ा जाए, अगर नहीं तोड़ा जाता दूसरे का तो हमारा बनवाया जाए। समाज हाँ, नहीं, मेरे ग्राउंड फ्लोर के सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ का आश्वासन दिया है और कहा है कि हम पहले दिन से भी चाहते थे कि हम आपके पास आएँ और हम आपका घर बनवाएं, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। उन सारे लोगों ने मिलकर ये कहा है कि हम अपने सुपरविजन में आपका घर बनवाएंगे, जैसा था वैसा करवाएंगे। तो चलिए, सहयोगी अली फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अली, ताजा अपडेट क्या है, तस्वीरें क्या बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अली देखिए, बिल्कुल सागर, एक बार फिर ओमेगा सोसाइटी जो है नोएडा में चर्चाओं में है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी से पूरा जुड़ा मामला यहीं पर सामने आया था, क्योंकि उनकी पत्नी अनु त्यागी का भी आवास अंदर है, लेकिन यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की गई है। करीब 30 जो आवास है यानी कि फ्लैट है, उनके आसपास जितना अतिक्रमण था उसको पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है। करीब 100 ऐसे यहाँ पर फ्लैट है जिनके आगे बैल्कनी बना रखी है और वो पूरी तरह से अवैध अतिक्रमण में आता है। इसको लेकर प्राधिकरण की ओर से पहले एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि 48 घंटे का समय आपको दिया जाता है कि आप यहाँ से अपना जो अतिक्रमण से हटा लें, लेकिन नहीं हटाया, जिसके बाद आज प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। मैं कहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट एडीसी को तस्वीरों में दिखाएं, आप देख सकते हैं ये कुछ सोसाइटी है। यहाँ से फिलहाल प्राधिकरण के जितने भी अधिकारी हैं वो बाहर की ओर जा चुके हैं। भारी पुलिस बल भी यहाँ लगाया गया था, क्योंकि विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी था, क्योंकि जिनके आवास में अतिक्रमण हुआ है और वो जब अतिक्रमण टूटने की बारी आ रही थी तो वो कहीं ना कहीं उग्र थे और वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के चलते यहाँ पर भारी पुलिस बल लगाया गया था। फिलहाल यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो वापस जा चुके हैं। लेकिन अली देखिए, ऐसे में सवाल यह है कि ओमैक्स सोसाइटी की अगर बात करें तो श्रीकांत त्यागी वाले मामले के बाद सुर्खियों में ओमैक्स सोसाइटी, क्या अन्य सोसाइटियों में जहां पर इसी तरह से अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है उसकी भी तो उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए? क्या इसकी प्रक्रिया भी चल रही है इस समय? अली देखिए, बिल्कुल ये जो मांग उठाई थी, ये आरोपी श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने उठाई थी कि मेरे ही आवास पर क्यों अतिक्रमण माना गया और क्यों उसके यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया। इसके चलते यहाँ पर जो आसपास की तमाम जितनी भी सोसाइटी है उनको ये नोटिस जारी दे दिया गया है कि जितने भी अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उसको वो समय अनुसार ही हटा लें। यदि नहीं हटाया गया तो प्राधिकरण की ओर से बुलडोजर आएगा और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते आज यहाँ पर ओमैक्स सोसाइटी में भी कार्रवाई की गई है और आसपास सोसाइटियों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। सागर अली, क्या ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी या फिर केवल आज की है? देखिए, बिल्कुल ओमैक्स सोसाइटी के बाहर जितने भी प्राधिकरण के अधिकारी आए, जब उनसे बात करने की हमने कोशिश की तो साफ तौर पर उनका ये कहना था कि ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि एक समय दिया गया है। 100 से अधिक यहाँ पर ऐसे फ्लैट हैं जिनमें अवैध अतिक्रमण के चलते उनकी एक सूची तैयार की गई है और 16 ऐसे फिलहाल फ्लैट हैं जिनका अतिक्रमण हटा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से 100 और जो बाकी हैं उनको नोटिस जारी किया गया, बताया गया है कि यदि आपने नहीं हटाया तो आपके विरुद्ध सरकारी काम में बाधा और अवैध अतिक्रमण को लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने आज यहाँ प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के चलते भारी पुलिस बल लगाया गया था और ये कहा गया है कि आगे भी कार्रवाई जारी रखी जाएगी। चलिए, शुक्रिया अली शरर पूरी जानकारी के लिए। वहीं करीब 9 महीने के बाद देश को दूसरा सीडीएस मिल गया। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को जनरल विपिन रावत की जगह नियुक्त किया है, जिनका निधन हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ईस्टर्न आर्मी के पूर्व कमांडर और सैन्य अभियानों के महानिदेशक भी रह चुके हैं। चौहान अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार के तौर पर कार्यरत हैं। देश के दूसरे सीडीएस विपिन रावत की जगह इन्हें नियुक्त किया गया।
स्टाफ के पद की जो आशाएं और उपेक्षाएं भारत के तीनों सेनाओं को या सरकार की या हमारे देशवासियों की है, मैं उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। हमारे सामने सुरक्षा संबंधी जो भी चुनौतियां हैं और मुश्किलें हैं, हम उसे मिलकर साझा रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद। तो चलिए, देश के नए सीडीएस अनिल चौहान के बारे में आपको बता दें कि आखिर किस तरह से उनका कार्यकाल रहा और किस तरह से आगे वो बेहतर अब अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। जनरल अनिल चौहान ने संभाला सीडीएस का पदभार, बोले कि चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना वो करेंगे क्योंकि तमाम आगे ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसको उन्हें निपटाना है। वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मिलिट्री एडवाइजर के पद पर तैनात थे अनिल चौहान। वहीं वर्तमान में देखिए, नेशनल सिक्योरिटी की बात अगर हम बात करें तो 61 साल के अनिल चौहान का भारतीय सेना में करीब 40 साल का करियर रहा, एक लंबा अनुभव, और उसके बाद सीडीएस की जिम्मेदारी बखूबी आप समझिए कि बेहतर तरीके से अपने कार्यों को निभाएंगे। अनिल चौहान अलगाववादी आंदोलनों के खिलाफ सैन्य अभियानों का भी नेतृत्व वे कर चुके हैं। पहले भी कई बड़ी जिम्मेदारियां, चाहे हम बात करें जब पाकिस्तान पर अटैक किया गया था उस दौरान भी, वहीं 8 दिसंबर 2021 को जनरल रावत के निधन के बाद से सीडीएस का पद खाली था। उनकी जगह नए सीडीएस के तौर पर आए अनिल चौहान, जिनको जिम्मेदारी मिली है। तो चलिए, अनिल चौहान जिस तरह से इन्हें नए सीडीएस की जिम्मेदारी तो मिली, लेकिन अगर हम बात करें आगे कई ऐसी चुनौतियां इनके सामने आने वाली जिसका इन्होंने कहा कि हम सामना करेंगे।